ये आपका है ना रेलवे को डेडिकेटेड क्लास है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट उठाए हैं ये है ना, जितना जीएस का पोर्शन है उसको मेरे द्वारा आपको क्लास में कराया जाएगा। तो हम सबसे पहले है ना जो संविधान की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देखते हैं। फिर संविधान के बाद जहाँ से देखिए प्रश्न आपको है ना पेपर में देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार के जो पुराना प्रीवियस ईयर पेपर है उसका एनालिसिस करने के बाद है ना आपको कुछ प्रश्न जो है संविधान से देखने को मिलते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास में ये सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ठीक है जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग भूगोल को, ठीक है जैसे ही संविधान आपका ख़त्म होता है हम लोग भूगोल को चालू करेंगे। और भूगोल को चालू करने के बाद ठीक है भूगोल के बाद हम लोग देखेंगे जो स्टैटिक वाला पोर्शन है उसको, और साथ ही जो जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो वाला आपका हिस्सा है भारतीय संविधान उसको। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तृत से पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पे सोर्स लिया है जो घटना चक्र है ना। घटना चक्र की जो पुस्तक है वहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वहाँ से जो बेसिक और साथ ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ठीक है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा कि हम लोग क्लास को थ्योरी पार्ट में ना करते हुए MCQs के तरीके से कर रहे हैं है ना, वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक तरीके से कर रहे हैं और वहीं से उसका थ्योरी पोर्शन को भी देख रहे हैं। चूँकि याद रखेंगे यहाँ आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें उतना ही अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रश्न है ना प्रश्न को आपको पढ़कर बताऊँगा और साथ ही लिख कर, और उसके बाद जो ऑप्शन है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका सही उत्तर कौन सा होगा, और साथ ही उसका क्या करेंगे विस्तृत में थोड़ा सा व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका पिछला वीडियो जब संविधान आपने पढ़ा था तो हम लोग राष्ट्रपति का जो भाग 2 था है ना, और साथ ही राष्ट्रपति के जो टॉपिक थे वो अंतिम वीडियो था। आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता और महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, आज का देखिएगा हम लोग पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी, अगला है महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता, और इसी में आपको याद रखना है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये आपका संविधान में है ना जो चैप्टर है उसके बारे में। चलिए देखते हैं यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रेलवे में पूछे जाएंगे, केवल रेलवे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। देखिए चलिए अब हम लोग क्लास को क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। और देखिए पहला प्रश्न है कि भारत सरकार को जो कानूनी विषय पर परामर्श देता है। ठीक है, भारत सरकार को है ना, भारत के सरकार को जो भारत सरकार होता है, जैसे वर्तमान में जो बहुमत दल है जिनका सरकार जो है पूरे भारत में लोकसभा में चल रहा है, उनके बारे में जो केंद्र की सरकार है उसको भारत सरकार के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? आपका ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपना प्रश्न आप देखिएगा कि भारत सरकार को है ना कानूनी परामर्श कौन देता है? ठीक है, कानूनी परामर्श किसके द्वारा दिया जाता है? आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, जिसमें उत्तर है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा? तो अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखेंगे अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, आपको याद रखना है। तो भारत सरकार को किसी भी तरीके की कानूनी सहायता के लिए जो परामर्श दिया जाता है या कानूनी सहायता प्रदान किया जाता है वो किया जाता है भारत के जो महान्यायवादी हैं उनके द्वारा। साथ ही आप यहाँ पे याद रखेंगे अनुच्छेद 76(2) के तरह है ना, अनुच्छेद 76(2) के तहत जो है महान्यायवादी भारत सरकार का जो है प्रमुख कानूनी वक्ता होता है। ठीक है, अनुच्छेद 76(2) आप याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 76(2) को आप याद रखेंगे। इसी के तहत जो है जो महान्यायवादी है वो जो है भारत सरकार को क्या करता है? कानूनी परामर्श देता है। ठीक है,
साथ ही महान्यायवादी के बारे में याद रखना कि ये जो भारत का है ना प्रथम, ठीक है, भारत का जो है प्रथम, नहीं भारत सरकार का, किसका, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है, प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी होता है, ठीक है, प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी होता है। ठीक, याद रखेंगे कि भारत सरकार का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो होता है आपका महान्यायवादी। कौन होता है, तो महान्यायवादी। साथ ही याद रखेंगे भारत के महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो है नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत के महान्यायवादी हैं इनको क्या किया जाता है, तो नियुक्त किया जाता है। और देख पाएंगे कि जो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, देखिए जो आपका पहला प्रश्न था इसमें पूछा गया था कि भारत सरकार का जो कानूनी परामर्श है किसके द्वारा लिया जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 76(2) के तहत याद रखेंगे आप कि भारत सरकार को जो कानूनी परामर्श है ये भारत के महान्यायवादी के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखेंगे भारत का महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही भारत सरकार का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो आपको याद रखना है भारत का जो महान्यायवादी है वही। और साथ ही जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आपको याद रखना है भारत के महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के, है ना, प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है, जिसमें आपका ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा, CAG भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर अगला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष और अगला ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। तो आपको याद रखना है ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन अपने पद पर बना रहता है, तो आपको याद रखना है भारत का कौन, तो महान्यायवादी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है संसद के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश द्वारा और पांचवा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ये जो है छत्तीसगढ़ के PSC में पूछा गया है कि भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, भारत के जो महान्यायवादी हैं, ठीक है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की क्या, तो नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का महान्यायवादी, है ना, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो महान्यायवादी है ये आप याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। चलिए इसी में अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, है ना, समझा जाता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायाभिकर्ता, तीसरा ऑप्शन है महान्यायवादी और चौथा है महाधिवक्ता। ठीक है, तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपको याद रखना है जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, वही भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो आपको याद रखना है भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है या भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न है भारत सरकार के जो मुख्य विधि परामर्शदाता है वो कौन है। तो आपको याद रखना है ना। और आपका ऑप्शन देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा सचिव विधि मंत्रालय और चौथा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत सरकार के जो याद रखेंगे विधि परामर्शदाता कौन है ना, विधि परामर्शदाता कौन है, तो याद रखना है भारत के महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं किसके, तो आपको बताना है। ठीक है, भारत के जो ये अटॉर्नी जनरल है ये विधि सलाहकार होते हैं किसके, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या भारत सरकार के। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है भारत सरकार के क्या होते हैं, विधि परामर्श या विधिवक्ता होते हैं। किसके, तो भारत सरकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। देखिए, ठीक है, देखिए इससे प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ऐसे व्यक्ति या कौन से ऐसा पद होता है जिसको अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में, है ना, पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में। ठीक है, पूरे भारत के किसी भी न्यायालय या कोर्ट में, है ना, सुनवाई का अधिकार होता है। और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आप देखिएगा। ठीक है, महाधिवक्ता को, है ना, महान्यायवादी को, अतिरिक्त महाधिवक्ता को या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन है, तो याद रखेंगे महान्यायवादी। कौन है, तो आपको याद रखना है महान्यायवादी। ठीक है, याद रखना है कौन है, तो महान्यायवादी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के महानदी के विषय में निम्नलिखित पथों पर आप क्या करेंगे, विचार करेंगे। इसमें पहला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। ये भी क्या है, एकदम सही है। चलिए तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए ये जरूरी नहीं है ना। और चौथा है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ये भी क्या है, सही नहीं है। देखिएगा कि भारत के महान्यायवादी के बारे में जो दूसरी बात जो इनकी योग्यता संबंधित है ना, जो इनके योग्यता से संबंधित है उसको आप ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी के पास, है ना, वही योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वही योग्यता होनी चाहिए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है, जो भारत के, है ना, जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी, है ना, कि भारत सरकार के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 88 के तहत, है ना, अनुच्छेद 88 के तहत आपको याद रखना है भारत के महान्यायवादी जो हैं, है ना, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 88 के तहत आप याद कर रखना है कि भारत के महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है क्या करते हैं, तो कार्य करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ठीक है, और साथ ही याद रखना अनुच्छेद 74। देखिए इसके बाद एक अनुच्छेद, यहाँ से प्रश्न तो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, आप मेनली अनुच्छेद 76(2) को याद रखेंगे कि इसके तहत जो है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि या कानूनी अधिकार होता है। और अनुच्छेद 88 ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 88 से प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए बोला गया है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा, है ना, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो गया हो। ठीक है, यही चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं कि महान्यायवादी के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो योग्यता भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होती है। दूसरा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद के अवधारित करे। ठीक है, तो देखिए महान्यायवादी जो है इसको जो पारिश्रमिक जो है ये राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति अवधारित करता है, ना कि संसद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि महान्यायवादी का जो पारिश्रमिक है ना, इसको जो है राष्ट्रपति अवधारित करता है। कौन? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसको क्या करता है? अवधारित करता है
न कि, ठीक है, राष्ट्रपति इसको अवधारित करता है, न कि संसद के द्वारा इनके जो पारिश्रमिक का अवधारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही राज्य के एकमात्र अधिकारी हैं, है ना, सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति होती है। अगला, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है या इस्तीफा देते हैं। ठीक, देखिए आप दोनों चीज़ों को थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल ही एकमात्र अधिकारी हैं, तो जिसका जी नहीं, इसके अतिरिक्त और भी अधिकारी होते हैं जिन्हें भारत के संसद के बैठक में भाग लेने की अनुमति होती है। दूसरा, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसे नियुक्त किया है के इस्तीफा देती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, सरकार में जब क्या होता है, बदलाव होता है मंत्री परिषद में, तो यहाँ पर आपको अलग अलग विभागों में जो नियुक्त किए गए, है ना, जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं उनके पदों में भी आपको बदलाव देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चीज़ को आप, है ना, जब हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे तब उन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैं जो आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और आपका जो उत्तर था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं, हाँ, इसको इस चीज़ तरीके से समझिएगा आप, जब यहाँ पे ये चीज़ बोला गया था कि त्यागपत्र दे देता है, तो जनरली वो त्यागपत्र दे देता है, ठीक है। जनरली वो क्या होता है, त्यागपत्र तो दे देता है, ठीक है, लेकिन त्यागपत्र नहीं देता तो क्या, ठीक। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग क्लास में जब थ्योरी की क्लास पढ़ेंगे तो देखेंगे। आपके लिए जितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही चीज़ों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, तो ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है इन्हीं चीज़ों को जिसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, बोर्ड में लिखवाया हुआ है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है इस पर आप ध्यान देंगे। कहा गया है कि भारत का जो महान्यायवादी है ना, उसके निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है। अगला, लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। फिर तीसरा, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है। चलिए आप इसका ऑप्शन बताएंगे। देखिए ऑप्शन आपका इसमें कौन सा आएगा, पहले में केवल ए के बारे में बोला गया है ना, दूसरे में केवल 2 और 4 के बारे में बोला गया है। आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा। देखिए लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको याद रखना है कि लोकसभा की कार्यवाही में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, आपको याद रखना है, ठीक। लोकसभा की कार्यवाही में जो भारत का महान्यायवादी है वो भाग ले सकता है। अगला देखेंगे आप कि लोकसभा के किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, ठीक है। सदस्य होगा तभी तो भाग लेगा, ठीक है। लोकसभा के किसी भी समिति का ये क्या होता है, सदस्य हो सकता है, ठीक है। अगला आप देखेंगे, है ना, अगला आप देख पाएंगे कि लोकसभा में बोल सकता है, ठीक है। लोकसभा में ये क्या कर सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, ठीक। लोकसभा में ये क्या कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि लोकसभा में किसी विषय वस्तु पर ये क्या तो मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। लोकसभा में किसी विषय वस्तु पर ये क्या तो मतदान नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए कि निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखेंगे आपका ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायाभिकर्ता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। इसमें पूछा गया है कि संसद की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, तो यह आपको याद रखना है भारत का महान्यायवादी जो है संसद की कार्यवाही में क्या कर सकता है, तो भाग ले सकता है ना। और साथ ही ये जो है लोकसभा में क्या कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है, अभिभाषण कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, ठीक है। तो आपको याद रखना है संसद में अभिभाषण दे सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है, संसद में बोल सकता है, ये अधिकार किसके पास हैं, तो याद रखेंगे भारत सरकार के महान्यायवादी के पास। किसके पास, तो आपको याद रखना है भारत सरकार के महान्यायवादी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे
पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी संसद की बैठक में कौन भाग ले सकता है? ठीक है, देखिए लोकसभा समिति में क्या होता है, इसको चुना जा सकता है। पहले तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न है उस हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि संसद के किसी भी सदन का अगर ये क्या है तो सदस्य नहीं है, तब भी ये क्या बैठक में भाग ले सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। देखिए, जो भारत का महान्यायवादी होता है वो संसद के किसी भी सदन का क्या होता है, सदस्य नहीं होता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है, बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, बैठक में भाग ले सकता है। और कौन है वो व्यक्ति, तो आपको याद रखना है, भारत का महान्यायवादी। कौन है तो भारत का महान्यायवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है भारत के महालेखा परीक्षा के लेखा नियंत्रक, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और भारत के अटॉर्नी जनरल। देखिए इस यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि दोनों सदनों में बोलने। ठीक है, महान्यायवादी के बारे में आपको याद रखना है, संसद के दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अन्य कार्यवाही में क्या कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। अन्य तरीके की कार्यवाही में क्या तो सम्मिलित हो सकते हैं। और साथ ही ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, समिति। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, किसी भी संसदीय समिति का। ठीक है, किसी भी संसदीय समिति का इनके पास सदस्य होने का अधिकार होता है। ठीक है, सदस्य होने का अधिकार होता है। ठीक है, परंतु ये क्या कर सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते। परंतु ये क्या कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, हम लोग महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं, बताते हैं कि महान्यायवादी जो है संसद के दोनों सदनों में किसी में भी बोल सकते हैं, है ना। साथ ही उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समिति के, है ना, किसी भी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में क्या कर सकते हैं, सदस्य का बनने का उनके पास अधिकार होता है। और तीसरी चीज़, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो विषय वस्तु पर, ठीक है, वोट नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको आप कैग बोलते हैं, डी है चुनाव आयुक्त, और ई आता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल, जिसको हम लोग भारत का महान्यायवादी कहते हैं। कौन तो अटॉर्नी जनरल, जिसको आप लोग भारत का महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आपको याद रखना है, ये जो है भारत के अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन तो आपके पास ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है, कि संसद के, है ना, प्रश्न देखिए। ठीक, पहली बात तो क्या है, गैर सदस्य हैं। गैर सदस्य का मतलब वो, है ना, नामांकित सदस्य नहीं है। ठीक है, क्या है, गैर सदस्य हैं और संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में ये क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसके बारे में पूछा गया है ना।
देखिए वो कौन व्यक्ति हैं जो क्या होते हैं, गैर सदस्य होते हैं, मतलब नामांकित सदस्य नहीं होते हैं, और साथ ही संसद के किसी एक सदन में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो याद रखना है इसमें एक नाम तो है ना, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, भारत के महान्यायवादी, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति। कौन? तो दूसरा नाम आपको याद रखना है भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के महान्यायवादी दोनों ही है ना संसद के गैर सदस्य होने के बावजूद भी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, ठीक है। आपको याद रखना है जो सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या है और आप बताइएगा इसका आंसर। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, कानूनी सलाहकार और प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, ये क्या होता है ये आपको बताना है। और आपका ऑप्शन सी जो कानूनी सलाहकार है यही इसका आंसर है। क्या? तो कानूनी सलाहकार, ठीक है, कानूनी सलाहकार ही इसका क्या होता है, आंसर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सॉलिसिटर क्या होता है, यहाँ पे आपको याद रखना है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक अधिकारी, या प्रधानमंत्री का सलाहकार, या राष्ट्रपति की सलाह देने की एक कानूनी अधिकारी। तो देखिए प्रश्न पूछा गया कि भारत का सॉलिसिटर होता है, ठीक है, भारत का सॉलिसिटर क्या होता है इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वे एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक न्यायिक सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं, या राष्ट्रपति को सलाह देने के कानूनी अधिकारी होते हैं। तो याद रखना है ना सॉलिसिटर जनरल के बारे में, ये जो है एक न्यायिक सलाहकार होते हैं। क्या? तो न्यायिक, है ना, क्या होते हैं? तो न्यायिक जो है ये आपको सलाहकार होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखिए अभी तक जितनी बातें हो रही थी भारत सरकार से संबंधित थी, अब जो है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, उत्तर बताइए कि कानूनी विषय पर, ठीक है, कानूनी विषयों पर, ठीक है, कानूनी विषयों पर राज्यपाल को, है ना, परामर्श कौन देता है? तो आपको याद रखना है जिसको आप लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, एडवोकेट जनरल। कौन? तो एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो है ये कानूनी विषय पर राज्यपाल को सलाह देते हैं। इसको आपको याद रखना है महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। इसको क्या? तो महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? ठीक है, अब पूछा गया है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो याद रखना महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल, ठीक है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, ये आपसे प्रश्न में अगला पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर होती है, ठीक। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। देखिए आप याद रखेंगे कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो है पहला गलत हो जाएगा। अगला याद रखेंगे कि सलाहकार अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत जो है
सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीली है ना। तो देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन ही नया आ जाएगा कि भारत में राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर होती है। तो याद रखेंगे इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो जो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की नियुक्ति आप याद रखेंगे, ये जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। दूसरा, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो याद रखेंगे उच्च न्यायालय की अधिकारिता मूल तथा अपीली होती है। चलिए आगे देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा। देखिए भारत के जो CAG है ना, जिसको आप लोग नियंत्रक एवं ठीक है महालेखा परीक्षक कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप CAG भी कहते हैं, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा और वित्त मंत्री द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये जो है उत्तर आएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। और अनुच्छेद आपको याद रखना है, ठीक है, अनुच्छेद 148A के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 148A के तहत जो CAG की नियुक्ति जो है की जाती है। किसके, है ना, CAG की नियुक्ति जो है की जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब अगला प्रश्न। चलिए देखिए, आपका पूछा क्या गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 148, ठीक है, अनुच्छेद 148। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, अगला है लोकसभा के अध्यक्ष को, फिर अगला देखिएगा भारत के कानून मंत्री को, और अगला देखिएगा भारत के राष्ट्रपति को। देखिए ये जो CAG हैं, है ना, जो लेखा यहाँ पे जो CAG है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है लेखा संबंधी प्रतिवेदन को, किसको? तो लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सबसे पहले किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? सबसे पहले किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? तो आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये जो है प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति को क्या करते हैं? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत के, है ना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है? याद रखेंगे संसदीय अधिनियम के द्वारा, दूसरा है संविधान के द्वारा, तीसरा है मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये जो CAG का पद है, ये पद, ठीक है, ये जो CAG का पद है, ठीक है, ये पूछा गया है इसका सृजन किसने किया है? ठीक है, जो CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है ये बनाया किसने है? और आपका ऑप्शन में था, उन ऑप्शन में आपको याद रखना है ये जो है संवैधानिक पद है, संविधान में ही पहले से इस पद को क्या किया गया है? रखा गया है, ठीक है। CAG का पद आपको याद रखेंगे ये संवैधानिक पद है और संविधान लिखने के समय इस पद को क्या किया गया था? संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। ये बाद में संशोधन के तहत या किसी अन्य माध्यम के तहत शामिल नहीं हुआ है, संविधान में पहले से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, देखिए जो नियंत्रक या महालेखा ठीक है परीक्षक बनते हैं जिसको हम लोग सीएजी कहते हैं, इनके नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखेंगे 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो। ठीक है, तो सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? आपके पास अगर प्रश्न आए तो आपको उत्तर देना है 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो। अगला देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से क्या चीज़ें हैं कथन है उसको बताया गया है। देखिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, पहला है। दूसरा, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये आपका ऑप्शन दूसरा है। उसके बाद याद रखेंगे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात वो आप अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, ये आपका अगला ऑप्शन है। और अगला देखिएगा, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। देखिए, याद रखेंगे जो भारत के सीएजी हैं इनकी नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको पद से हटाना या पदच्युत करना, ठीक है, पद से हटाना या पदच्युत करना ये राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, इसको जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकते। ठीक है, सीएजी को उनको पद से हटाने का कार्य जो है राष्ट्रपति जो है नहीं कर सकते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इसके छोड़ कुछ और बातें हुई, जैसे इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये जो है एकदम सही बात है। अगला देखिए, इनका जो वेतन है ना, याद रखेंगे इनको जो पारिश्रमिक मिलता है, ठीक है, इनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है वो याद रखेंगे आप कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के जो है ना न्यायमूर्ति के समान इनको वेतन दिया जाता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके पारिश्रमिक के समान है ना इनको क्या किया जाता है, उनके पारिश्रमिक के समान ही इनको है ना वेतन भत्ते दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान होती है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान। तो देखिए, इनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ना, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है किसको, तो महान्यायवादी सीएजी को, तो याद रखेंगे ये प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं है ना, जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के समान होती है। इसी चीज़ को याद रखेंगे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो सीएजी का जो वेतन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होता है, और साथ ही सीएजी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया आपको लानी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, कथन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है ना। दूसरा, उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ठीक, देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपको सही होते हुए दिखेंगे। जो सीएजी हैं उनका कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि जो सही है उसको सही बताना भी है। ठीक है, जो सीएजी का कर्तव्य आपको देखने को मिलता है ये केवल व्यय को सुनिश्चित करने के लिए ही नहीं है। ठीक है, व्यय को सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि जो औचित्य है, जो सही है, उसके बारे में इनको बताना भी होता है। साथ ही दूसरा देखिएगा, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसदों है ना, देखिएगा अगला जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना भी है। ठीक है, जो इनका क्षेत्र इनको मिला है वित्तीय क्षेत्र है ना, तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में इनको संविधान और कानून के जो नियम है ना, उसके अंतर्गत ही कार्य करने को क्या होता है, मिलता है, वही उनका अधिकार क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से भारत का जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखिएगा, भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी है
आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यय की लोक परीक्षा करना और उनके संबंध क्या करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी देखेंगे, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखकों का क्या करना, लेखा परीक्षा करना, उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अगला देख पाएंगे, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन का नियंत्रण करना और सुनिश्चित करने की सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जाना है। देखिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए इनके जो कुछ कार्य हैं उसको मैं, जैसा प्रश्न पूछा गया है उसके विरुद्ध आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इनका काम आपको देखने को मिलेगा। भारत की जो संचित निधि होती है ना, भारत की जो संचित निधि होती है, उस संचित निधि के आपको याद रखना है सभी जो व्यय हैं, सभी जो खर्चे होते हैं, है ना, उसका ये क्या करते हैं, उनका ये परीक्षण करते हैं और उसके संबंध में जो क्या करेंगे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। अगला आपको देखने को मिलता है जो आकस्मिकता निधि होती है ना, आकस्मिकता निधि जो अचानक बाढ़, तूफान या अन्य चीज़ें जो होती है, डिजास्टर, उसके लिए जो है ना निर्धारित की होती है, तो आकस्मिकता निधि है ना, और साथ ही जो लेखा सेवाएं हैं, है ना, और जो लेखा से होने वाले सभी परीक्षण, ठीक है, और साथ ही लेखा से होने वाले सभी तरीके के परीक्षण करना और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सीएजी का कार्य होता है। अगला याद रखेंगे, ये जो है सभी व्यापार, निर्माण और लाभ और हानि के लेखाओं का भी परीक्षण करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, लाभ, हानि, व्यापार, इन सब चीज़ों से संबंधित लेखाओं का ये क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। चलिए इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा की परीक्षा करे जो भारत के संचित निधि में संदेह है, ठीक है। ये भी अपने आप में सही है। इसी को मैंने बताया कि संचित निधि से संबंधित सभी व्ययों को क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। अगला आप देखेंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय विभाग में रखे गए भंडारों, स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनके बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखेंगे इनको जो है सीएजी को संघ, है ना, या किसी राज्य के अंतर्गत, ठीक है, संघ या किसी राज्य के अंतर्गत किसी भी कार्यालय या विभाग में, ठीक है, किसी भी कार्यालय या विभाग में, ठीक है, किसी भी कार्यालय या विभाग में, है ना, जो भंडार, जो स्टॉक रखे होते हैं, जो भंडार या जो स्टॉक रखे होते हैं, है ना, उनका क्या करना, ठीक है, उनका लेखा परीक्षा करना, उनकी बाबत क्या रिपोर्ट तैयार करना, ये भी इनके क्या होता है, प्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आपका अगला प्रश्न। देखिए, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित रखने के साथ साथ सीएजी के कार्यालय का महत्व क्या है, और यहाँ पे देखिएगा आपका, देखिए सीएजी के मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। ये भी एकदम सही है, ठीक है। सीएजी क्या करती है, जहाँ जिस भी मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार की परियोजनाएं लागू की जाती है, कार्यान्वित की जाती है या कार्यक्रम जारी किया जाता है, उनकी लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। साथ ही सीएजी के प्रतिवेदन से मिली जानकारी के आधार पर जो जांचकर्ता एजेंसीज होती हैं, वो उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। ये दोनों चीज़ें अपने आप में बिल्कुल सही हैं, ठीक है। देखिए, सीएजी के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति जो विचार विमर्श करती है, और साथ ही प्रतिवेदनों से मिले जानकारी के आधार पर ये जो है जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के द्वारा आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का क्या किया हो, उल्लंघन किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है। तो ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, संसद के पास या राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। देखिए, जो सीएजी क्या करता है, ये रिपोर्ट क्या कर देता है, सौंप देता है। सीएजी जो क्या करता है, ये अपना रिपोर्ट क्या करता है, सौंप देता है, और इस रिपोर्ट पर
टीका टिप्पणी करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है, ठीक है, इस रिपोर्ट पर किसी भी तरह के कार्य करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है, ये किसकी होती है? तो आपको याद रखना है संसद की। किसकी होती है? तो आपको याद रखना है संसद की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो आपको याद रखना है CAG। ठीक है, लोक लेखा, ठीक, लोक लेखा समिति की जो बैठक होती है इसमें उपस्थित कौन रहता है? तो आपको याद रखना है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो याद रखेंगे CAG के कर्तव्य को कौन निर्धारित करता है ना? CAG के कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 149। ठीक है, देखिए CAG के कर्तव्यों को निर्धारण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 149 के तहत। ठीक है, अगला देखिए, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो अपने पद से उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। देखिए इसमें आप यहाँ पे याद रखेंगे कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। उसके बाद उसके पद में केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन रीति या जिन आधारों पर आपको जो सुप्रीम कोर्ट के है ना जो न्यायाधीश हैं उनको हटाया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आरोप होगा वो होगा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको है ना संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश के बाद हटाया जा सकता है। ठीक, तो नियुक्ति तो समझ में आ गई, हटाने का प्रक्रिया भी कैसा होगा? तो न्यायाधीशों की जैसे हटाने की प्रक्रिया होती है उसी तरीके की प्रक्रिया इन पे भी होती है, और संसद इसका क्या करते हैं? समामोदन करते हैं, और राष्ट्रपति के आदेश के बाद इनको क्या किया जाता है? हटाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से एक मित्र मार्गदर्शक होता है, किसका? तो प्रवर समिति का, प्राक्कलन समिति का, प्रधानमंत्री का, या लोक लेखा समिति का। ठीक है, तो CAG जो है एक मित्र और साथ ही है ना एक मित्र और साथ ही क्या मार्गदर्शक होता है, और किसका होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये होता है लोक लेखा समिति का। किसका? तो लोक लेखा समिति का, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? देखिए इनको अगर छुट्टी चाहिए रहता है ना, इनके पास अगर छुट्टी चाहिए रहता है तो इसकी मंजूरी और नामंजूरी ये कौन निर्धारित करते हैं? तो याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रखा गया? तो आप याद रखेंगे आपका ऑप्शन है 1975, 1977, 1976, 1981। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन जो है सी यहाँ सही होगा 1976। 1976 से आपको याद रखेंगे है ना अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों को क्या किया गया? अलग किया गया। ठीक है, अकाउंटिंग, ठीक है, और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग इनको क्या किया गया? 1976 से ही अलग किया गया है। चलिए आगे देखिए, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखना है 1976 में। ठीक है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया कब? तो 1976 में। साथ ही राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? तो याद रखना है आपके पास राज्यपाल, मुख्यमंत्री,
राज्य वित्त सचिव उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राज्यों का जो वित्तीय लेखा है इसका परीक्षण कौन करता है, तो याद रखेंगे इसका परीक्षण भी है ना CAG के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और CAG कहाँ, तो देखिए राज्यों के जो वित्तीय लेखों के समीक्षा में कार्य करके है कार्य भी किसका, तो CAG के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो चलिए ये चीज़ें को मैं क्या करता हूँ ऊपर में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, आपका अगला प्रश्न में पूछा गया है कि राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है। ठीक है, राज्यों के है ना वित्तीय लेखों का किसका, तो वित्तीय लेखों का है ना परीक्षण कौन करता है, तो आपको याद रखना है ये भी भारत के CAG के माध्यम से किया जाता है। भारत के CAG के माध्यम से क्या होता है, किया जाता है। आगे देखिए, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोक निधि का है ना अभिभावक। ठीक है, अगला आप यहाँ पे प्रश्न देखते हैं कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोक निधि का अभिभावक जो है CAG है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ऑप्शन है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, या उपयुक्त सभी के संरक्षक के रूप में। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। CAG जो है आपको याद रखना है लोक वित्त है ना संरक्षक के रूप में ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए आगे आएंगे और देखते हैं आपका अगला प्रश्न कि जो गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। ठीक है, तो आपको याद रखना है गिरीश है ना चंद्र मुर्मू जी का नाम। ठीक है, देखिए यहाँ पे र में मैंने छोटा ई की मात्रा लगाया है ना, वो क्या होगा, बड़ा ई का मात्रा होगा, उसको आप याद रखेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, देखिए गिरीश चंद्र जो मुर्मू जी हैं ये कौन से क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। ऑप्शन है 12वें, अगला ऑप्शन है 13वें, अगला ऑप्शन है 14वें और अगला ऑप्शन है 15वें। तो आपको याद रखना है ये 14वें क्रम के क्या होते हैं, है ना CAG बने हैं, 14वें क्रम के CAG बने हैं। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के CAG नहीं, चलिए आगे देखिए यहाँ पे है ना अब कूट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें क्या करना है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति, इसका आपको क्या करना है, मिलान करना है। अगला आपको देखने को मिलेगा CAG, इसका आपको क्या करना है, मिलान करना है। अगला देखिएगा जो महाधिवक्ता है इनका आपको मिलान करना है। उसी प्रकार अगला आपके पास है महान्यायवादी, इनका आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए ये तो लेफ्ट साइड हो गया। आप राइट साइड में दिया क्या हुआ है, ये आपके प्रश्न में लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति का संबंध जो है CAG से है, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला आप देखेंगे, अगला है भारत के उपराष्ट्रपति, ये जो है राज्यसभा से संबंधित है ना, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद भारत का महाधिवक्ता, ठीक है, भारत का जो महाधिवक्ता है ना, या महान्यायवादी, इसका संबंध कहाँ से है, तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन चौथा ये होगा उच्चतम न्यायालय से। कहाँ से, तो उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला, ये देखिए अगला है भारत का महान्यायवादी, है ना, भारत का महान्यायवादी। तो याद रखिएगा ये क्या है, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है लोक उपक्रम समिति और लोकसभा की बैठक। तो ये याद रखना है लोकसभा की बैठक में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, लोकसभा की बैठक में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। देखिए आपके ऑप्शन में इस तरीके की 3-4 चीज़ें दी हुई थी। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, CAG जो है लोक लेखा समिति संबंधित है, महाधिवक्ता के बारे में याद रखना है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है ना, और महान्यायवादी जो है लोकसभा की बैठक में भाग लेते हैं, आपको याद रखना है। अगला देखिए लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण,
ऑप्शन बी सार्वजनिक राजस्व, ऑप्शन सी वित्तीय प्रशासन और ऑप्शन डी व्यावसायिक बैंकों के कार्य के निष्पादन के लिए। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन, ठीक है, लोक वित्त सरकार के, है ना, वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन, क्या तो वित्तीय क्रियाकलापों, ठीक है, वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन, ठीक है, इसकी किनके अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे आपका याद रखेंगे जो ऑप्शन है डी सही होगा, व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ठीक है, किसके, तो जो व्यावसायिक बैंक हैं इनके द्वारा, ठीक है, व्यावसायिक बैंक है इनके द्वारा। देखिए, जो है ना भारत के जो नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, ठीक है, साथ ही महान्यायवादी और जो महाधिवक्ता हैं, इनसे जितने भी प्रश्न, है ना, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने, है ना, रखा है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, बार बार पढ़ें और बिल्कुल आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आपको परीक्षा के समय में, है ना, इन सब चीज़ों को क्या करने में, पढ़ने में आसानी हो। आप वीडियो जो है 1 घंटे का लंबा बनेगा, आप बार बार क्या करेंगे, वीडियो को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ों को मैं एक बार फिर जल्दी से, है ना, क्विक रिवीजन कराता हूँ। देखिए, याद रखेंगे जो भारत सरकार का जो कानूनी परामर्श, है ना, कानूनी जो परामर्श देने वाला होता है या परामर्शदाता होता है, उसको हम लोग कहते हैं अटर्नी जनरल, जिसको हिंदी में आप लोग महान्यायवादी कहते हैं, ठीक। अगला देखिए कि अनुच्छेद 76(2) के तहत भारत सरकार का जो प्रथम विधि या जो प्रथम कानूनी अधिकारी होता है वो होता है महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और साथ ही ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा कि विधि का जो परामर्श है ये जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी, है ना, भारत सरकार के नाम से जाना जाता है, ठीक। देखिए, पूरे भारत में जो भारत के महान्यायवादी हैं, पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकते हैं। ये अधिकार किनके पास है, तो महान्यायवादी के पास। साथ ही महान्यायवादी की योग्यता वही है जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। आगे देखिएगा तो महान्यायवादी की जो पारिश्रमिक या वेतन, है ना, ये जो संसद के द्वारा अवधारित नहीं किए जाते बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है तय किए जाते हैं। साथ ही आपको याद रखना है ये लोकसभा के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जो वहाँ संसदीय समिति है उसके सदस्य भी बन सकते हैं और लोकसभा में क्या कर सकते हैं, अभिभाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा संसद के सदन में, है ना, संसद के सदनों की बैठक में क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं, कौन, तो महान्यायवादी, ठीक है। दोनों सदनों में किसी में भी क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं और संसदीय समिति के सदस्य भी ये बन सकते हैं। लेकिन याद रखना है किसी भी विषय वस्तु पर ये अपना क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं डाल सकते। आगे देखिए, गैर सदस्य होते ही, मतलब संसद के सदस्य नहीं है फिर भी ये संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं, आपको याद रखना है महान्यायवादी के बारे में। और साथ ही ऐसा कोई और व्यक्ति जो गैर सदस्य है लेकिन संसद के किसी एक सदन में क्या करता है, कार्यवाही में भाग लेता है, वो कौन होता है, तो दूसरा आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति, ठीक है। 2 नाम आपको याद रखने हैं भारत के महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति के बारे में। अगला देखिए है सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल के बारे में याद रखेंगे आप लोग, ये जो है कानूनी सलाहकार होते हैं और साथ ही न्यायिक सलाहकार भी होते हैं, ठीक है। कानूनी और न्यायिक दोनों एक ही चीज़ है और दोनों के सलाहकार होते हैं। और याद रखेंगे कानूनी विषयों पर राज्यपाल को परामर्श कौन देता है, तो आपको याद रखेंगे एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। एडवोकेट जनरल जिसको महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखना है महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जो है इनका नियुक्ति नहीं करते हैं। साथ ही जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 जो है CAG से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक होते हैं, ये जो है लेखा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हैं किनके पास, तो याद रखना है राष्ट्रपति के पास। साथ ही CAG का जो पद है ये सृजन किया गया था, बनाया गया था, तो ये संवैधानिक पद है संविधान में। और इनके जो कार्यकाल का समय है आपको याद रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। इनको पद से हटा क्या, है ना,
इनको राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया नहीं जा सकता है, आपको याद रखना है। सीएजी की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको पद से हटाने का काम राष्ट्रपति जो है नहीं करते हैं। साथ ही सीएजी का पारिश्रमिक याद रखना है, वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के समान होता है। साथ ही इनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया क्या करनी चाहिए, अपनानी पड़ती है, ठीक है। और जो है सीएजी का व्यय को सुनिश्चित करते हैं और साथ ही जो औचित्य है उसको क्या करते हैं, बताते हैं। और वित्तीय प्रशासन जो है इनके अंतर्गत क्या होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे अब कार्य देखेंगे। ये क्या करते हैं, जो संचित निधि के सभी व्ययों का परीक्षण करते हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार आकस्मिकता निधि और लेखाओं का परीक्षण करते हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार सभी लाभ हानि की ये क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं और साथ ही व्यापार और लेखा का भी परीक्षण करते हैं और प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इसी में याद रखेंगे, संघ या राज्य के किसी भी कार्यालय या विभाग में जो स्टॉक और भंडार होते हैं उसका भी परीक्षण जो है भारत के सीएजी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो सीएजी के बारे में याद रखेंगे, रिपोर्ट में ये जो है ये इसकी जो है ना, इसकी रिपोर्ट की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है, संसद के पास, ठीक है। कि उस रिपोर्ट के बाद आगे करना क्या है। देखिए जो लेखा समिति है इसका संबंध सीएजी से आपको याद रखना है और सीएजी के कर्तव्य के बारे में आपको बताया गया अनुच्छेद 149 में, ठीक है। और सीएजी जो है मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का, ठीक है। सीएजी के बारे में याद रखना है, मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। साथ ही सीएजी की जो छुट्टियां हैं ये जो है मंजूर और नामंजूर करना ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। साथ ही 1976 को याद रखेंगे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों विभाग को क्या किया गया था, सेपरेट किया गया था, अलग अलग किया गया था। आगे देखेंगे कि राज्यों के जो वित्तीय लेखों का परीक्षण भी भारत के सीएजी के द्वारा किया जाता है और भारत का सीएजी जो है लोक निधि के अभिभावक कहलाते हैं। साथ ही लोक वित्त के संरक्षक के रूप में भी सीएजी जो है जाने जाते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो वर्तमान सीएजी हैं ये 14वें क्रम के हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति के संबंध आपको राज्यसभा से, सीएजी का संबंध लोक लेखा समिति से, महाधिवक्ता का संबंध उच्चतम न्यायालय से और महान्यायवादी का संबंध लोकसभा के बैठक से है, ठीक है। इसी में जो लिखते हैं लोक वित्त सरकार जो है वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन जो है व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। चलिए आज का क्लास मैं अब यहीं पे एंड करता हूँ। देखिए इतनी सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, है ना, क्योंकि जितनी बार आप जब रिवीजन करेंगे उतनी ही ये चीज़ें आपको क्या होती जाएंगी, कंठस्थ होती जाएंगी, अच्छे से याद होती हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आपका क्लास आज यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और आपको दो ही चीज़ें याद रखनी हैं, हमारी जो पहली क्लास चल रही है वो प्रयोगशाला परिचारक को डेडिकेटेड है और आपका जो अभी का क्लास था ये रेलवे को डेडिकेटेड है। पर डे एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो जो है आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जैसे आज जो महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। चलिए ठीक है, आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करेंगे, है ना, साथ ही सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और किसी भी तरीके के कंफ्यूजन या परेशानी के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। हमारी जो पूरी टीम है वो आपकी सेवा के लिए 24 घंटे 7 दिन और पूरे 12 महीने तत्पर है। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ।